अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। भाई सलाम अलैकुम, और आपके सुनने वालों को मेरे तरफ से भी सलाम नमस्कार सब कुछ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और सर आज हम बात करेंगे यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ऋषि सुनक उनका नाम है। और क्या कहेंगे, आपके क्या चैलेंजेस उनको सामने आ सकते हैं, क्योंकि पहले दो प्राइम मिनिस्टर्स को हमने देखा है कि किस तरह से गए हैं। और अब जाहिर है इनका तो ये भी कहा जा रहा है कि एशियन हैं और इंडिया की साइड से हैं, तो जाहिर है कि इंडियन रीजन जो है वहां से हैं। तो क्या आप कहेंगे कि इनको ज्यादा प्रेशर में होंगे ये, या क्या कि इनके लिए आसान होगा ये सब कुछ? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ अबाउट माय फर्स्ट विजिट टू लंदन। जब मैं 12वीं जमात में था, मैं क्रिकेट खेलने हैदराबाद से बेंगलोर जा रहा था मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल हो गई पंक्चर, तो मोटरसाइकिल को एक बैलगाड़ी पे चढ़ाकर एक छोटे से हम गांव में ले गए, जिसमें एक ही दुकान थी जो हर चीज करती थी। दूध भी वही बेचती थी, हर चीज। और वहां पर एक साइकिल पंक्चर रिपेयर था, और उम्मीद ये थी कि वो साइकिल वाला मोटरसाइकिल की पंक्चर रिपेयर कर देगा। और वहां पे ना तो किसी को उर्दू आती थी, ना हिंदी, ना तेलुगु। और वो कन्नड़ में बात कर रहे हैं, मुझे कन्नड़ नहीं आता। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब मैं उसकी दुकान पे गया, तो उसके ऊपर रवि शॉप बोल के लिखा हुआ था, मुझे अभी तक याद है, तो इंग्लिश में। तो मैं उसको बोला, तुम्हारी दुकान में किसी को इंग्लिश बोलना पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन ये अंग्रेजों का कॉलोनियल इम्पैक्ट था कि ये गांव में जहाँ कोई कुछ अंग्रेजी नहीं बोलता, वहां पे अंग्रेजी में रवि शॉप लिखा हुआ था। जब मैं पहली बार लंदन गया, मैं यूएस से वापस इंडिया जा रहा था, तो जैसा मैं वो इमिग्रेशन एरिया कस्टम, तो वहां पे मुझे उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में साइंस नजर आ गए। तो मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैं लगा क्या पूरा सर्कल हो गया था। वो गांव में इंग्लिश में था, यहाँ लंदन एयरपोर्ट में देसी लैंग्वेजेस में साइंस थे। तो मुझे लगता है एक किस्म से एक कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल सर्कल पूरा कंप्लीट हो चुका है। गोरों ने आके हम पर हुकूमत की, अब हमारे बंदे वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन ऋषि सुनाक की जो विक्ट्री है, इट इज नॉट द सेम एज कि, देखिए ये तो वेस्टमिंस्टर मॉडल है ना। तो जब लोग 2019 में ऋषि सुनाक को वोट डाल रहे थे, वो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए डाल रहे थे, नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। सो इन मेनी वेज यूं कहिए कि इट्स एन एक्सीडेंट ऑफ फेट और फॉर्चून के ये बन गए हैं तीसरे प्राइम मिनिस्टर इसी साल। सो सवाल ये उठता है, डज ही रियली हैव द मैंडेट ऑफ द होल नेशन उनके पीछे, ताकि वो बड़े बड़े तब्दीलियां लेकर आ सके। तो मुझे लगता है व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज, पहले तो वो जो जो पिछले प्राइम मिनिस्टर की गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ गई, जिससे पाउंड की कीमत गिर गई, उनके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गिल्स कहते हैं शायद उसको, उसकी भी वैल्यू जो कम हो गई है, मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज द मार्केट। और जो बिजनेस सेक्टर है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, उनको सिग्नल करेगा कि भाई ऐसे कोई बड़े बड़े सडन चेंजेस ऐसे नहीं आने वाले हैं विच विल डिस्टेबलाइज। दैट इज हिज फर्स्ट स्टेप। दूसरी चैलेंजेस दो दो हैं। एक कि आपने ये सुना होगा कि इंडिया हैज बिकम द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी और बरतानिया सिक्स्थ। इंडिया की तरक्की के अलावा एक एक रीजन ये भी है कि बरतानिया हैज नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड। जिस तेजी से इंडिया रिकवर हुई, ब्रिटेन हैज नॉट, इसलिए वो गिर भी गई फिफ्थ से सिक्स स्पॉट पर। तो ही हैज टू फिक्स दैट, कि जो कोविड का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, उससे अभी पूरी तरह से इकोनॉमी रिकवर नहीं हुई। दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू फोकस ऑन। और तीसरी चीज ये है कि जो एनर्जी क्राइसिस हो गई है, और वो बढ़ते जाएगी जैसा जैसा सर्दियां बढ़ने लगेंगी, नवंबर दिसंबर जनवरी में ही इज गोइंग टू फेस दिस चैलेंज। और चौथी ये चीज है कि अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल डोनर समझिए आप यूक्रेन के लिए, वो बरतानिया थी। $4 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट की, जर्मनी से भी ज्यादा, फ्रांस से भी ज्यादा। तो ये सारी चीजें ही हैज टू बैलेंस, के हैज टू रिकवर। तो यूं कह सकते कि ही
he's been hired as a crisis manager कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है सो नेगेटिव में जा रही है, आप इसको टर्न अराउंड मैनेजर, इसको टर्न अराउंड करें। और वो चाहेंगे कि ही विल नॉट ओनली दिस, क्योंकि अब इलेक्शन शायद 2024 में होंगे, तो दे विल हैव टू पार्टी को बचाएं, क्योंकि इतना केओस हो गया, तो दे आर प्रोबेबली गोइंग टू लूज द इलेक्शन, ये भी डर होगा, राइट? तो ही हैज टू सेव। आपने देखा उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि ये इट्स सच ए ग्रेट थिंग टू बी ए लीडर ऑफ द पार्टी आई लव एंड द कंट्री दैट हैज गिवन मी सो मच। तो लव उन्होंने कंट्री के लिए यूज नहीं किया, लव पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, विच मीन्स दैट इट वाज प्रोबब्ली नॉट अ रिटन स्पीच, वो स्पॉन्टेनियसली बोल रहे थे। सो बट आई हैव अ फीलिंग कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, टोरी पार्टी, इसमें ऋषि सुनाक से बेहतर ये क्राइसिस को मैनेज करने वाला टैलेंट उनकी पार्टी में नहीं है, दोनों पार्टीज में। ही इज द स्मार्टेस्ट, और ही इज बैकग्राउंड भी फाइनेंस से है, वो गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे। ही अंडरस्टैंड्स द मार्केट्स बहुत अच्छी तरह से। कई हमारे पास ऐसे एमपी आते हैं, वो समझ में नहीं आता उनको कि स्टॉक मार्केट कैसा चलती है, मनी मार्केट्स कैसा चलते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। सो ही अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, उसने इसमें काफ़ी डैबल भी किया है। सो आई हैव अ फीलिंग के ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब इस वक्त में। और काफ़ी चार्मिंग भी है। एक दो वीडियोस में देखा जिसमें वो कोविड के थोड़े पॉलिसीज थे, जिसमें ही इज एक्टिंग लाइक ए वेटर इन ए होटल, आप देखें, ही वाज बीइंग वेरी चार्मिंग। तो मुझे लगता है कि एंड आई डोंट नो, अगर आपने कभी वीडियो ऑफ करके उसको सुने, ही साउंड्स लाइक टोनी ब्लेयर जब वो बात करते हैं ना। हाँ, ही जी। साउंड्स लाइक टोनी ब्लेयर। कभी उसको वीडियो ऑफ करके जस्ट लिसन टू हिज ऑडियो। हम्म, तो जो लोग रेडियो वो कार में वगैरह सुन रहे हैं, so this is right of right wing Tony Blair hai. So I think he has a very bright future, and I will not be surprised कि अगले इलेक्शन में he will lead his party to victory अगर ये क्राइसिस मैनेज कर लेते। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पे, ख़ैर आई डोंट नो, कोई मुझे यहाँ पे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि अगर हम जैसे क्रिकेट में देखें, जी एग्जाम्पल मैं क्रिकेट की दे रही हूँ, जो आई डोंट नो कि बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे फिट नहीं बैठती, लेकिन अगर उसमें 2 प्लेयर्स शुरू के आउट हो जाएँ, जो थर्ड प्लेयर आता है फील्ड में, जी वो हाँ। थोड़ा नर्वस होता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, मैं भी 1-2 बॉल के बाद जो है वो वापस ना चला जाऊँ। तो क्या इनके ऊपर भी आप समझते हैं ऐसा कोई प्रेशर होगा? और ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और सभी लोग इनकी तरफ देख रहे हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जब इन्हें सिलेक्ट किया गया तो वहाँ पे जो इंडियंस सिटीजन्स हैं यूके में, उनके अलावा पाकिस्तानियों ने भी इनको सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है, मतलब इनको आना चाहिए। आपने पिछला मैच नहीं देखा लगता मुझे, इंडिया पाकिस्तान का, अभी जो वर्ल्ड देखा है कप हुआ सर। है। हाँ, 2 आउट हो गए थे, उसके बाद विराट कोहली ने आके जिता दिया। तो मे बी ऋषि सुनाक विल बी द विराट हुँ, कोहली ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स। नहीं, जो मैं ट्रस्ट के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बट आई थिंक शी वाज वेरी इनकॉम्पिटेंट। आई हैव ए फीलिंग कि जो रेसिडुअल रेसिज्म है बर्तानिया में भी, उस हुँ, वजह से ऋषि सुनाक समर में लॉस्ट। और ऋषि सुनाक के साथ थोड़े नेगेटिव इश्यूज है। उनकी जो वाइफ का लीगल स्टेटस है, शी इज़ नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, वो अभी भी इंडियन सिटीजन है। और उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो मूर्ति साहब की बेटी है, आशा अक्षता मूर्ति नाम है शायद उनका। सो एंड द आर्ग्यूमेंट इज कि उन्होंने अपना स्टेटस जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है, शी अवॉइडेड पेइंग मिलियंस ऑफ पाउंड्स इन टैक्सेस टू ब्रिटेन। जो ये बात पब्लिक के सामने आने के बाद ऋषि सुनाक ने कहा कि वी आर मेकिंग द चेंजेस, एंड सो दे विल डू दैट। तो उसके वजह से भी थोड़ी नेगेटिविटी पब्लिक में आ गई थी, बट नॉट इन द पार्टी। सी, पब्लिक इज नॉट वोटिंग, ये तो सिर्फ पार्टी की वोटिंग पे चल रहा है ना, ही इज विनिंग इट। तो मुझे लगता है कि एट दैट टाइम दे टुक हिज, वो जो इश्यू था उसकी बेगम का के लीगल स्टेटस का, उसको बहाना बना के उन्होंने, they did not make him, it was quite clear he was very competent। ये तो शुरू से पता था। देखिए, सिर्फ 2015 में वो पार्लियामेंट में आए, ही इज जस्ट 42। 2015 में वो पार्लियामेंट में आए, और इमीडिएटली ही बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। और फिर जब 2019 के बाद दोबारा जीत कर आए, तो
उनको चांसलर बना दिया बोरिस जॉनसन ने। आई थिंक कि हर पार्टी मीटिंग में, हर प्लानिंग मीटिंग में, जो भी स्ट्रेटजी मीटिंग्स होती हैं इनकी, आई एम विलिंग टू बेट कि ऋषि सुनाक ना सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड, सबसे वेल इन्फॉर्म्ड और सबसे ज़्यादा स्मार्ट, हमारे पास साउथ इंडिया में कहते हैं मिर्ची की तरह तेज है, तो ही इज स्टनिंग। वो ऐसे ही नहीं स्टैनफोर्ड चला गया, वो ही इज स्टनिंगली स्मार्ट। तो आई हैव अ फीलिंग, अगर उसकी डिस्कशंस में भी आप डिबेट्स में देखे थे, अगर देखे हैं मई में, तो ही हैज हिज मतलब चाहिए पल्स ऑन द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटेन। अब ये और बात है कि ही इज लिटिल बिट ऑन द राइट विंग, और अगर आप प्रोग्रेसिव हैं लेफ्ट में तो यू विल नॉट लाइक, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर आप इसको कॉन्ट्रास्ट करें सादिक खान से, जो अनदर देसी मेयर हैं लंदन के, तो दे आर वेरी सिमिलर पीपल, दे हैव एक्टेड, और सादिक इज ऑन द लेफ्ट, लेकिन वो सेंटर की तरफ आते रहते हैं, वो लेफ्ट एज की तरफ नहीं जाते, प्रोग्रेसिव नहीं जा, ही ट्राइज टू स्टे ऑन द लेफ्ट बट इन द सेंटर, वो लेबर पार्टी से। और ऋषि इज ऑन द राइट बट ही इज ऑल्सो टूवर्ड सेंटर। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो टैक्स कट्स की जो बातें हुई, जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ, जो इमीडिएट टैक्स कट्स इन्होंने किए वेल्दी के लिए, द हाईएस्ट जो टैक्स ब्रैकेट थी उसको निकाल दिया, यानी जो बेसिकली अमीर लोगों का फायदा हुआ, इकोनॉमी क्राइसिस में है, तो वो उसके बहुत सख्त खिलाफ था ऋषि सुनाक। ही अंडरस्टूड कि द स्टेट हैड टू डू something more to help the people out, which is a kind of a non-conservative strategy. और उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच में भी ही सेड के जो गलतियां हुई हैं, इट इज नॉट आउट ऑफ मैलिस, ऐसा कि हमने ऐसा मैलिस से नहीं किया, लेकिन गलतियां जरूर हुई हैं। सो ही इज एक्नॉलेजिंग उसकी पार्टी के खुद गलतियां, एंड सो आई हैव अ फीलिंग कि ही विल ट्राई टू गेट टू द सेंटर जितना हो सके, एंड ही विल ट्राई टू गवर्न फ्रॉम देयर। और बट द चैलेंज ये है कि इफ ही फेल्स ना, अगर बरतानिया की इकोनॉमी जंग की वजह से भी या एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी अगर टोटल कोलैप्स या मतलब प्रोटेस्ट और यूनियंस वगैरह धूम करने लगे बाय मार्च अप्रैल, तो दिस कुड हर्ट हिज लॉन्ग टर्म करियर। मतलब ये उस तरह का घोड़ा है जो 2-2-3 टर्म तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। इज दैट काइंड, ही कुड बी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द एज ऑफ 42 to 60, 18 साल इस तरह का। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन, एंड ही कुड गेट हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि ये क्राइसिस में जो इसने स्टार्ट ली ना, जैसा आप कह रहे हैं कि पिच खराब है, बॉल बहुत ही ज्यादा हरकत कर रहा है, उसमें आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हो, यू कुड स्टार्ट योर करियर विद ए जीरो। लेकिन सर एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से बल्कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज हो, ये मतलब नीचे की तरफ जा रही है। इनका कुछ ना कुछ जैसे इकोनॉमी कह लें या बाकी क्राइसिस इनके यहाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। ये पहले इस तरह के एशियन कंट्रीज में होता था, लेकिन अब जो है वो अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड सब जगह देखने में आ रहा है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय गोइंग डाउन। एक इन मुल्कों में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप खुल के बात कर सकते हैं हर चीज़ के बारे में और लिख भी सकते हैं। सो द डर्टी लॉन्ड्री इज नॉट हिडन अंडर द बेड। तो सारी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में होती है और सबको स्टिंक मिल जाती है कि ओके दिस प्लेस इज स्टिंकिंग। लेकिन 3-4 चीज़ें हुई हैं। एक ये 2004 या 5 से अगर आप ले लें तो डेमोक्रेसी का एक रिसेशन चल रहा है दुनिया में। तो अगर आप 2005 में जाके डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखिए कि दुनिया में कितने डेमोक्रेसीज थे और अब कितने हैं, यू कैन सी इट हैज श्रंक। अब तो सिर्फ 20 मुल्कों को फुल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें अमेरिका और फ्रांस आर नॉट इंक्लूडेड, बर्तानिया इज पार्ट ऑफ इट। एक चीज वो हो रही है। दूसरी चीज ये है कि पिछले कोविड को ले लें, उसके वजह से जो सप्लाई चेन्स में जो डिसरप्शंस हुआ हैं, तो ये वेस्टर्न इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा असर हुआ ना, सबसे ज़्यादा असर। दे वर हेविली डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तकरीबन अमेरिका में तो कोई मैन्युफैक्चरिंग उतनी होती नहीं है, यू एक्सपोर्टेड ऑल ऑफ इट टू चाइना। तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत ये रिसेशन हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि दे कंटिन्यू टू हैव मतलब वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज, खास तौर से यूरोप में
एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री, इस तरह के पूरे 40 घंटे भी कोई काम नहीं करता यूरोप में। बेल्जियम में 34 आवर्स की वीक होती है, 38 हफ्ते काम करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट भी बाद लोग कॉरपोरेशंस करने लगे हैं कि 4 डे वीक, यानी 3 दिन का वीकेंड। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। और जो डोमेस्टिक डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन जो बदल रहा है, यानी जो वाइट पॉपुलेशन का जो परसेंटेज कम हो रहा है, उससे भी वाइट एक्सट्रीमिज्म में रिसर्जेंस देख रहे हैं आप। न्यूजीलैंड में जो क्राइस्ट चर्च में हुआ, और आप यहाँ पे भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं। तो देर इज यूँ कहती है कि डिसकंटेंट थोड़ा बढ़ गया है हर मुल्कों में। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द मिजरी इंडेक्स। मिजरी इंडेक्स वो होता है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो चीज़ें हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को ऐड कर दें, और अगर वो उसका टोटल 10 होता है, 10, तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट री इलेक्ट कभी नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए। तो जॉर्ज एच बुश, जिसने इतनी बड़ी जंग जीती थी इराक के खिलाफ, सऊदी अरेबिया को डिफेंड किया था, ही स्टिल लॉस्ट द इलेक्शन। और उस इलेक्शन में जो बिल क्लिंटन का स्लोगन था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, दैट वाज द स्लोगन। और इसलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन कुछ 11-12% हो गया था टोटल नंबर उसका टोटल। अब मेरे ख्याल से अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो 6-7% है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा लो है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट 5 हो जाता है, 4 हो जाता है, और अगर इन्फ्लेशन 6-7 होता है, तो इन सारी मुल्कों में अगर आप देखें वेस्ट की, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन तो काफ़ी बढ़ गया है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। जब ऑयल की कीमतें बढ़ जाती है, हर चीज़ की कीमत, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है ना, तो और अनएम्प्लॉयमेंट भी। और बर्तानिया की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्लगिश ग्रोथ, यानी इकोनॉमी में ग्रोथ तो है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी इज इन रिसेशन। तो जीडीपी बढ़ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ रेट है। तो जो ट्रस्ट की जो कोशिश थी टैक्स कट्स करने की, इट इज टू ट्रिगर ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी। तो यहाँ पे फोर्ड के ज़माने से अमेरिका में जो कंजर्वेटिव्स है वो समझते हैं कि अगर आप टैक्स रेट कम कर दें, तो इनकम तो स्टेट की इनिशियली कम होगी, लेकिन इट विल ट्रिगर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जिससे इकोनॉमी बढ़ने से द टोटल टैक्स दैट इज कमिंग विल इंक्रीज। रेट कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन ये कभी हुआ नहीं है ये ऐसा, इट इज नॉट, ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, ये वो बातें करते हैं कंजर्वेटिव्स। तो मुझे लगता है ऋषि सुनाक का जो फर्स्ट एजेंडा इज कि हाउ टू इंक्रीज ग्रोथ रेट विदाउट कटिंग टैक्सेस, यानी दैट इज हिज चैलेंज। और अगर वो अचीव नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी भी इज गोइंग टू सफर। हालांकि फॉर्चुनेट ये है कि ऑन द अदर साइड कोई ऐसा करिस्मेटिक लीडर नहीं है जो सुनाक को या बोरिस जॉनसन को भी चैलेंज नहीं कर सके वो 2019 में। तो दिस मैन इज, बोरिस जॉनसन तो एक किस्म का मतलब डिशेवल्ड ट्रम्प था ना वो, मतलब मुंह धोके भी नहीं आता था, कंघी भी नहीं करता था, तो उस तरह का ट्रम्प था वो। दिस मैन इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी सुआ, और ऑफ कोर्स ही इज ब्राउन, वो एक ही हैंडीकैप रहेगा। लेकिन अगर जब इकोनॉमी, इफ द ब्रिटिश पीपल अंडरस्टैंड के ही कैन डिलीवर इकोनॉमिकली, अगर कुछ सक्सेसेस वो हासिल कर लेता है इन द नेक्स्ट 3 to 6 months, देन आई थिंक ही हैज अ लॉन्ग करियर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि इस इनके कई चीज़ों का क्रेडिट जो है वो इंडिया की तरफ से भी कहा जाएगा कि क्योंकि इंडियन है और क्योंकि इनके फैमिली इंडिया से है, तो इसलिए इंडिया में बहुत खुशी मनाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो गुजरांवाला से थे, तो वो क्रेडिट हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इससे क्या आपको लगता है कि कोई खास फर्क पड़ेगा कि अगर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया से हैं या इंडियन है,
इससे कोई इन दोनों कंट्रीज में, पाकिस्तान और भारत के साथ टर्म्स में या किसी तरह की भी कोई आप समझते हैं कि वो कोई ऐसी बात कर सकेंगे जिससे कि इन दोनों कंट्रीज को कोई फायदा हो, या हम कुछ कहना चाहें या कुछ लेना चाहें या बात करना चाहें, कोई फर्क पड़ता है या नहीं, वो अपनी पॉलिसीज पे चलेंगे? देखिए, वो पैदाइशी बरतानी है, उनकी तालीम ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड में हुई। पाकिस्तान और इंडिया ने उनको ट्रेन व्रेन नहीं किया। उनके माँ बाप ही बहुत पहले माइग्रेट हो चुके थे। मेरे ख्याल से दे हैड लेफ्ट गुजरानवाला बिफोर इवन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज अराउंड। ठीक है, अब जहां तक के जो ये दोनों मुल्कों के बीच में कंपटीशन है, ऋषि सुनाक साल में कई बार बेंगलोर जाते हैं, हर साल। ये नहीं कि 2-3-4 साल में एक बार, ही गोज क्वाइट फ्रीक्वेंटली अपने ससुराल, बेसिकली अपने ससुराल जाते हैं। बेंगलोर उनका ससुराल है। उनकी बेगम अभी भी इंडियन है। ऋषि सुनाक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टू टेक हिज ओथ ऑन द भगवत गीता। तो ये जो भगवत गीता इज ए सेक्शन ऑफ महाभारत जिसमें कृष्ण अर्जुन को नसीहतें देती। वैसे आपके अगर इंटरफेथ डायलॉग है तो भगवत गीता में कई ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी सिमिलर टू कुरानिक वर्सेस आपको मिल सकते हैं। सो ही हैज सोन ऑन द भगवत गीता। और जो उनकी जो पर्सनल वेल्थ है ना, दोनों मियाँ बीवी की, इट इज अबाउट 850 मिलियन के करीब है। ये पहली बार है जब प्राइम मिनिस्टर किंग से ज्यादा अमीर है। प्रिंस चार्ल्स की नेटवर्थ इज $500 मिलियन और ऋषि सुनाक की वाइफ इज वर्थ मोर देन $750 मिलियन। लेकिन इट इज लेस देन 1% ऑफ इन्फोसिस, जो उनके फादर की कंपनी एस्टैब्लिश की थी। सो देयर इज ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ties between India and his family, right? So it is going to be interesting to see कि अगर किसी सूरत हाल में इंडिया और बरतानिया के बीच में टेंशन आता तो वेयर इज ही गोइंग टू गो। सो अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बिल क्लिंटन को लें तो बिल क्लिंटन वाज क्लियरली वेरी सिंपैथेटिक टू द आयरिश, क्योंकि वो आयरिश जनरेशन। तो जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हालांकि वो 6, 7, 8 जनरेशन या 4 जनरेशन removed हैं, they have been known to be sympathetic to the countries where they come from. तो अब ये है कि it is up to us to के ऋषि, what does he think? Does he think he is from Gujranwala and therefore Pakistan, or does he think he is from India? But it is a very interesting signal जो उन्होंने भेजा है भगवत गीता पर शपथ लेकर जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज सेंडिंग द सिग्नल कि आई एम हिंदू एंड आई एम नॉट जस्ट द फर्स्ट ब्राउन प्राइम मिनिस्टर, आई एम आल्सो द फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बट आई एम नॉट श्योर कि देखिए वो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, वो इंडिया के एमपी नहीं है। सो ही इज गोइंग टू डू व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इसमें ना तो कोई, people should not think कि भाई he is going to do anything that is in the interest of India which is undermining the British interest। ये तो सवाल ही नहीं होता। ये हो सकता है he might see better relations between Britain and India as British national interest, समझे ना? तो बात ऐसे हो सकते हैं कि they don't want to have good relations with brown countries, right? लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ पे एक जैनिटर इफेक्ट बोल के एक कॉन्सेप्ट था कि जब अमेरिका में रेसिज्म बहुत होती थी, तो जब सिर्फ बोर्ड में सिर्फ वाइट बोर्ड मेंबर्स होते थे तो वो माइनॉरिटीज के बारे में जैसा चाहे वैसा बात करते थे। लेकिन अगर चाय पोर करने वाला या कोई भी एक भी माइनॉरिटी का बंदा उस कमरे में आ जाता है, ही डजंट नीड टू बी ऑन द बोर्ड, इफ ही इज इन द रूम, लैंग्वेज बदल जाती थी उनकी, जिस तरह से दे वुड टॉक अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन। तो विद ऋषि सुनाक सिटिंग इन द मेन चेयर इन द कैबिनेट, the discussions about policies towards South Asia, towards India will be necessarily more sympathetic। ये बात तो जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बरतानी के इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करेंगे, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल। बट it is an interesting development। और ये
this is the future. This is how it's going to be. Probably the next country is going to be Canada में already defense ministers तक तो इंडियंस आ चुके हैं. आई थिंक एक सरदार जी उनके डिफेंस मिनिस्टर अभी भी हैं ट्रूडो के अंदर. और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में भी कमला हैरिस हैं. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल शी माइट बी ए लीडिंग डेमोक्रेटिक कैंडिडेट इन 2024. मैं यहाँ पे कहता हूँ जो 2024 का इलेक्शन, द ड्रीम इलेक्शन वुड बी कमला हैरिस वर्सेस निक्की हेली रिपब्लिकन की तरफ से. सो बोथ आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट? तो इंडियन अमेरिकन्स. तो इंडिया का पॉपुलेशन इज क्लोज टू 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो ये तो इट्स इनएविटेबल, क्योंकि यूरोप का पॉपुलेशन श्रिंक भी हो रहा है ना. तो अगली जनरेशन में दिस विल बी वेरी कॉमन. सिंगापुर में भी देख लें आप, सिंगापुर की जो लीडर है वो तो हिजाबी है ना. सो यू कैन इमेजिन ये चीज़ें एशिया में भी हो रही हैं. और मलेशिया के जो मोस्ट फेमस डिप्लोमेट हैं वो सिंगापुर के किशोर महबूबानी इज ऑल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो ऐसे चीज़ें तो आपको और नज़र आएंगे. मेरे ख्याल से स्पेन के भी प्राइम मिनिस्टर का कुछ इंडिया से ताल्लुक है. आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ. स्पेन, आई थिंक इट इज स्पेन. या जी बिल्कुल सर. और वाकई में हम देख रहे हैं कि इंडियंस को आगे बढ़ता हुआ और अच्छा लग रहा है. और इनके ऊपर तो खास फोकस है आजकल हर न्यूज़ का और हर चैनल का और हर किसी का, बल्कि हर कंट्री का कहना चाहिए, कि किस तरह से अब यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनकी पॉलिसीज को लेकर और गवर्नमेंट को लेकर या बल्कि कंट्री को लेकर आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.